हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं वो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं सामाजिक विज्ञान के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं वो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो कैसा आएगा आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में देने वाले हैं पेपर, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर सामाजिक विज्ञान का ये वीडियो अगर लास्ट तक देखते हो तो आप भी 90 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ठीक है, आपका भी सामाजिक विज्ञान में 90% आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, आप लोगों को सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, और इसका नोट्स जो है वो हमारे सरवन लेक्चर ऐप पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, फिर आप लोग वहां से इस नोट को परचेज कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। अब पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 1 नंबर 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। लिखा हुआ है किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो अगर आपको नहीं पता हो तो आज के बाद आप भूलना भी नहीं, जिसका नाम है फ्रेडरिक सारियू ने। कौन बनाया था? फ्रेडरिक सारियू ने। अब कब बनाया था? 1848 ईस्वी में। कब बनाया था? 1848 ईस्वी में, याद रखना। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छोटा सा क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? फ्रेडरिक सारियू ने। ठीक है, 1848 में। अब ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं पूछा जाता है कि फ्रेडरिक सारियू ने कब 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो आप याद रखना 1848 में। ठीक है, और फ्रेडरिक सारियू कहां के थे? तो फ्रांस के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन तैयार करके जाना। अगर आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं वो तैयार कर लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। सबसे पहले आपको बताना है कि जो जर्मनी है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, मतलब किसके कारण ये एकीकरण संभव हुआ और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो यहां उत्तर सबसे पहले आप देखो कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क, याद रखना नाम। ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का। और प्रसा के राजा विलियम प्रथम, कौन? विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो अब आप लोगों से अगर एक ही क्वेश्चन आ जाए कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो आप लोग क्या बताओगे? ऑटो वन बिस्मार्क का था। ठीक है, याद रखना। अब आपसे कोई पूछ ले इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और प्रसा के राजा जो मतलब विलियम प्रथम है, उनका जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो ये हमारा है आपका जर्मनी की एकीकरण। अब अगला हमारा क्वेश्चन है वो है रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट क्या है? देखो यहां एक नाम आता है रॉलेट एक्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट के बारे में आपसे जरूर पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आप रॉलेट एक्ट के बारे में समझना। ठीक है, रॉलेट एक्ट कोई नाम नहीं है, ये एक कानून है। क्या है? कानून है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझते हैं रॉलेट एक्ट एक नाम है, नहीं, ये एक कानून है। अभी मैं आपको रॉलेट एक्ट कानून के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, जो रॉलेट एक्ट है 1919 ईस्वी की बात है। 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, मतलब रॉलेट एक्ट जो है ना वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ है। एक एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्वी में एक ऐसा मतलब कानून पारित हुआ जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, जिसमें जो भारतीय लोग थे, जो भारत के लोग थे, उन पर बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, और शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं, 2 साल के लिए, ठीक है, जेल में बंद कर दिया जाता था। अब अगर ये इतना भयानक कानून है, शंका के आधार पर भारत के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए, तो क्या इस कानून का विरोध नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कानून ही
खराब है, खतरनाक है, बेकार है, ठीक है। तो इसीलिए इसका विरोध भी किया गया रॉयल्ट एक्ट का, ठीक है। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो रॉयल्ट एक्ट के बारे में आपको यहां समझ में आया, रॉयल्ट एक्ट क्या है, सब कुछ मैं आपको इतना अच्छा समझा रहा हूं। अगर आप नोट बना लोगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको नोट नहीं बनाना है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सरवन लेक्चर, वहां से आप नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज है, मतलब गांधी जी की पुस्तक जो हिंद स्वराज है में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, हर साल पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको आज बता रहा हूं। और अगर आप सारा क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो समझो सामाजिक विज्ञान का आपका 40% 30% तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आंसर देख लो कि महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, वो की 1909 की बात है, ठीक है। 1909 में कहा था, क्या कहा था, देखो इसमें क्या था, भारत पर ब्रिटिश लोगों का या फिर अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, कब्जा था। अब अपना मतलब भारत के लोग अपने ही देश में स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते थे, एक से एक नया कानून भारतीयों पर लगाया जाता था, ठीक है, और बहुत सारी चीजें दुरुपयोग किया जाता था। तो फिर इस चीज के बारे में भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब भारत में, कहने का मतलब है बुक के अकॉर्डिंग, तो भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अगर घर का कोई मतलब साथ ना दे तो कोई भी बाहर का आदमी नहीं रह सकता। तो अगर भारतीय लोग सहयोग ना करें तो यह स्थापित नहीं हो सकता था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। कुछ ऐसे लोग थे जो इनका सहयोग करते थे और इसी सहयोग के कारण ये शासन जो है ना, ये लगातार चल पा रहा था। अगर भारत के सभी लोगों की बात की जा रही है, भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, अगर जितने भी लोग भारत में हैं वो अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर जो है ना ब्रिटिश शासन ढह जाएगी। ढह जाने का मतलब है खराब हो जाएगी। तो ये साल भर के भीतर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ब्रिटिश शासन, और अपना देश छोड़कर अपने देश में वो चले जाएंगे, भारत देश को छोड़ देंगे, और स्वराज्य मतलब स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में यही लिखा था कि अगर ब्रिटिश का शासन चल रहा है तो वो भारतीय लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर भारतीय लोग चाहें, एक एक व्यक्ति चाहें, तो वो उन्हें एक साल के भीतर ही ठह सकती है, मतलब उन्हें भगा सकती है अपने देश, ठीक है। तो यही कहा गया था हिंद स्वराज पुस्तक में, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना जितना मैं आपको बता रहा हूं कि जैव और अजैव संसाधन में से आप क्या समझते हो, जैव व अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। आपको उदाहरण भी देकर चलना है। मैं आपको इस परिभाषा को बताने से पहले मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग खुद ब खुद कहोगे सर मुझे ये याद हो गया, ठीक है। कैसे, जैव मतलब होता है जीवन या फिर जिसमें जीव होता है, ठीक है। और अजैव का मतलब होता है निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होता, ठीक है। अब जैव यानी कि जिसमें जीवन होता है तो उनकी प्राप्ति कहां से होती है, जीव मंडल से होती है। कहां से होती है, जीव मंडल से, ये तो सभी को पता है। तो अब आप लोग बताओ कि जैव संसाधन की परिभाषा क्या होगा। जैव संसाधन की परिभाषा होगा कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। कहां से होती है, जीव मंडल से होती है, ठीक है। मतलब वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब जिनमें जीवन यापन होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव संसाधन, ठीक है। कोई दिक्कत, मतलब वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है वो हमारा जैव संसाधन कहलाता है। अब आप लोग एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल हमारा है मनुष्य, वनस्पति जगत और पशुधन, ठीक है। जो मनुष्य हैं, वनस्पति जगत हैं और पशुधन हैं, ये सारे आपके जैव संसाधन के मेन एग्जाम्पल्स हैं जो याद रखना चाहिए आप लोगों को। ओके, अब अगला हम लोग समझेंगे अजैव संसाधन के बारे में। वैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया, लेकिन समझ लो कि अजैव वे सारे संसाधन या फिर अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, या वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उसे लिख सकते हो, जैसे चट्टानें और धातुएं। चट्टानें और धातुएं क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं, इसमें कोई जीवन व्यापन नहीं होता है। तो ये हमारा अजैव संसाधन है, ठीक है। ये जहां है वहीं हमेशा के लिए रहेंगी, ठीक है।
तो ये आपको जैव और अजैव के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे से आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा और इतना अच्छा मैंने समझा दिया, एग्जांपल्स भी बता दिया। अब आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, क्योंकि तैयार कर लोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है जो भारत है, भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में देख लो, भारत में जैसे जलोढ़ मृदा सभी को पता है, काफी उपजाऊ मृदा होती है। काली मृदा भी आपको पता है, जिन्हें कपास की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और एक और वन मृदा, क्या वन मृदा आदि पाई जाती है। वैसे आपको जितना याद है उतना लिख देना, लाल, पीली या जलोढ़, लेटराइट 2 3 4 लिख देना बहुत है, ठीक है। यहां तो मैंने जितनी चीजें पाई जाती है उतना मैंने पूरा बता दिया कि एक है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल मृदा एंड चौथा है आपका लेटराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। 5 से 6 मृदाओं को मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है सारा, इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से बता रहा हूं और आप लोग पूरा तैयार भी कर लोगे, आई होप। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब एक होता है अनवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अनवीकरणीय का मतलब है कि उन्हें पुनः नहीं उत्पन्न किया जा सकता, उन्हें उत्पन्न करने के लिए सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को व्याख्या करना है कि जल किस प्रकार से एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। देखो, जल को हम लोग पुनः नवीकृत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उद्योग में अगर जल का उपयोग किया गया तो उनको हम साफ करके पुनः उसे योग्य बना सकते हैं कि हम उसे पी सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग लिख कर समझाता हूं कि जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्या है? एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने से समाप्त नहीं होता। क्योंकि जल को अगर एक बार प्रयोग कर लोगे तो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। हम इसका प्रयोग बार बार कर सकते हैं, मतलब हम इसका प्रयोग बार बार कर सकते हैं, एक ही प्रयोग के बाद वो समाप्त नहीं हो जाता, अर्थात इनकी पुनः पूर्ति संभव है, मतलब हम इनकी पुनः पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ उद्योगों या जैसे उद्योग में जल का उपयोग किया जाता है या फिर घरेलू कामकाज, जब घर के कामकाज किए जाते हैं, ठीक है, उनमें जल का उपयोग किया जाता है तो जल दूषित हो जाता है। मैं मानता हूं कि उद्योगों और घरेलू कामकाज से जल दूषित हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता, किंतु वो समाप्त नहीं होते हैं, वो फिर से नीचे चले जाते हैं, ठीक है, किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकता है। ऐसे ऐसे फिल्टर्स हैं, ऐसे ऐसे मशीन है जो गंदे जल को भी साफ करके पीने के योग्य बना देती हैं। तो फिर कैसे जल समाप्त हो सकता है? नहीं समाप्त होगा, ठीक है। तो इसी कारण से कहा गया है कि जल क्या है? एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्या है? एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखो, अगला हमारा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की 4 रबी और 4 ही खरीफ फसलों के नाम लिखिए। अगर आपको 2 आता है, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2 ही पूछेगा, लेकिन अगर मैं 4 बता दूंगा 3 याद रहेगा, 2 याद रहेगा, कुछ भी लिख सकते हो ना। तो इसीलिए मैं आपको 4 रबी फसल और 4 खरीफ फसल का नाम बता देता हूं, ठीक है। देखो आंसर, भारत की 4 रबी फसलें गेहूं, जौ, मटर, सरसों तथा, ठीक है, ये आपका गेहूं है, एक हो गया जौ, मटर, सरसों, ये 4 हो गए ना। कौन सी? ये है रबी फसल, ठीक है। मेनली आप याद रखना कि गेहूं है, ठीक है। अब गेहूं कैसे याद रखोगी? देखो रवि में 2 अक्षर है, रा वी, ठीक है। बच्चे चावल और गेहूं में गलती कर देते हैं, तो गेहूं में भी लगभग 2 ही अक्षर है, गेहूं, तो रबी में गेहूं आ जाएगा और खरीफ में 1 2 3 है, चावल में 1 2 3 है, तो इसलिए चावल आ जाएगा खरीफ में। तो आपका खरीफ फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट आदि। मैंने केवल गेहूं और चावल का ट्रिक बताया है, ठीक है, कि गेहूं आपका क्या है? आपका रबी फसल है और चावल आपका खरीफ फसल है। अब कुछ ऐसे दिमाग लगाएंगे बच्चे कि धान सर कौन सा है? धान भी आपका यही है, चावल धान एक ही है ना। तो अब आप कहोगे सर इसमें 2 ही अक्षर है। नहीं, मैंने ट्रिक बताया है, कोई गारंटी नहीं लिया है 100% का, ठीक है। तो यहाँ चावल जो है इसमें 3 है, तो इसलिए मैंने खरीफ बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा है 8वां क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में ही आ गया होगा।
तो 8 नंबर क्वेश्चन तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आई होप। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से भी आप लोग ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। जो रोपण कृषि होती है, रोपण कृषि, उनकी आपको 2 विशेषताओं को बताना है, ठीक है। ऐसे गहन कृषि के बारे में पूछता है, रोपण कृषि के बारे में पूछता है, ऐसे आपसे 2-3 कृषि के बारे में पूछ लेता है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल देना, जो रोपण कृषि है उनकी 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रोपण कृषि की जो 2 विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसा कि पहला आप लोग विशेषता याद रखना कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में किया जाता है। जो रोपण कृषि है वो व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। समझ में आया कि रोपण कृषि कहाँ की जाती है? रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। अब आप लोग दूसरा, पहला ये समझो कि आप लोगों का इस कृषि में और अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जो ये खेती होती है इसमें अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किसमें? आपका जो रोपण कृषि है। तो रोपण कृषि में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि इसमें व्यापक क्षेत्र है, मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र होता है। तब जितना ज्यादा क्षेत्र होगा उतने ज्यादा मजदूर होंगे, उतनी ही ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर आपको छोटा सा खेत में फसल लगाना है तो थोड़ा सा अगर बीज ले आओगे हो जाएगा, 2 व्यक्ति अगर श्रमिक हैं हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा सा है तो उसमें कम से कम 50-100 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी ही, ठीक है। तो ये है हमारा रोपण कृषि की विशेषताएं, जो कि मैंने आपकी भाषा में काफी आसान बता दिया कि आप लोग हमेशा याद रखो, ठीक है। ये है हमारा रोपण कृषि। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। अभी तक मैंने आपको धात्विक खनिज बताया था एक बार, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। नाम भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अधात्विक खनिज हैं। तो सबसे पहले आप समझो अधात्विक खनिज होता क्या है, ये जानना जरूरी है। तो वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती हैं, मतलब ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होता है तो वो तो धात्विक खनिज हो जाएगा। लेकिन वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होता है, इनसे धातु प्राप्त नहीं होगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है? अधात्विक खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? अधात्विक खनिज, ठीक है। ये हमारा अधात्विक खनिज कहलाएगा। और इन खनिजों में चमक नहीं होता, इन खनिजों में चमक नहीं होता और टूटने फूटने, मतलब अगर टूटने फूटने पर ये टूट जाती हैं। मतलब अगर एक बड़ा सा आपका धात्विक खनिज है और उस पर एक हथौड़ा रख दोगे ना तो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे, बिखरा जाएंगे, ठीक है। जैसे पत्थर टूटता है। जैसे हमारा आर्वरक है कोयला, कोयला तो सभी देखे होंगे। कोयला पर अगर आप वार करोगे तो कैसा हो जाता है? मतलब छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप चांदी पे करोगे तो चांदी पर जैसे ही आप उस पर हथौड़ा मारोगे वो ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा है धातु, ठीक है। उसमें तन्यता और आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए या सड़क परिवहन के लाभ लिखिए। कुछ डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सड़क परिवहन के लाभ लिखिए। तो सब एक ही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक को समझते हैं। पहला देखो, सड़क जो होता है ना, सड़क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सड़क जो है ना, सड़कों के द्वारा ही व्यापार किया जाता है। देखो, करा तो सबके द्वारा जाता है, लेकिन ज्यादा उपयोग सड़कों के द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो वायुयान के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा अपना मतलब सफर नहीं तय करेगा, सड़कों के द्वारा, ऑटो के द्वारा, साइकिल के द्वारा, बाइसिकल के द्वारा ही सफर तय करेगा। तो सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहन को छोड़ दिया जाए तो एक कड़ी के रूप में, मतलब एक कड़ी का मतलब है कि यही साथ देता है, ठीक है। एक कड़ी है, कड़ी का मतलब है जैसे आपके शरीर में हड्डी है तो ऐसे ही ये सड़क है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि एक कड़ी के रूप में कार्य करना। जैसे आपका सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, वायु है, ठीक है, वायुयान, ठीक है। लेकिन ये सड़क परिवहन वायु वाला आप लिखो या नहीं लिखो, लेकिन आप ये रेलवे स्टेशन सड़कें लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि सड़कों का निर्माण लागत कम है, मतलब इसको बनवाने में काफी कम खर्चा लगता है, ठीक है। एंड या ऊबड़ खाबड़ भूभागों में भी बनाई जा सकती हैं। इन्हें ऊबड़ खाबड़ जैसे भूभाग, ऊबड़ खाबड़ भूभाग, तो वहां भी आप सड़क को ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। एंड तीसरा है या घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। हाँ, अगर कोई भी सामान आता है घर घर तो वो सड़कों के द्वारा ही, मतलब सड़कों के द्वारा ही घरों में लाया जाता है। देखो मैं एक सड़क बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ऐसे तो होती है ना सड़कें, आई होप सही है। तो इस पर ऐसे चलते हो बाइक लेकर,
ठीक है। तो ये है हमारी सड़क के तीनों लाभ, 3 गुण या 3 लाभ, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची क्या है? जो समवर्ती सूची होता है उनके बारे में बताना है और इनके 4 विषय भी लिखना है, ठीक है। समवर्ती सूची क्या है और इनके 4 विषय का उल्लेख करूं, मतलब जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनके विषय हैं अलग अलग, उनको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, अलग अलग आपसे समवर्ती सूची का विषय ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची का विषय है। अब इनके 4 विषय अलग अलग हैं, पहले मैं आपको विषय नहीं बताऊंगा, या फिर जान जाओ। शिक्षा एक इसका विषय है, वन मजदूर संघ, वन है वन मजदूर संघ, और गोद लेना, जैसे बच्चों को गोद लिया जाता है, ये भी इसका एक सब्जेक्ट है। अधिकार, आदि अधिकार शामिल है। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट को अलग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इन चारों विषय को अलग भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ, समवर्ती सूची का डिफिनेशन भी अलग ही पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले समवर्ती सूची के बारे में जानते हैं कि विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार, जो राज्य के सरकार होते हैं, केंद्र सरकार, मतलब आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सरकार दोनों का होता है। एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, दोनों का होता है। लेकिन जब दोनों कानून के बीच, लाइक आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई टकराव हो जाए तो क्या होगा? टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया कानून मान्य होगा। तो बड़ा भाई केंद्र है, ठीक है, केंद्र सरकार है, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा कानून वही मान्य होगा, ठीक है। और इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, गोद लेना आदि अधिकार सम्मिलित हैं। ये सारे अधिकार सम्मिलित हैं। अब आपको समवर्ती सूची कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको बहुत आसान तरीके से बताया कि विषयों की वह सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार का दोनों होता है। अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में टकराव होगा तो केंद्र सरकार का द्वारा बनाया गया ही कानून मान्य होगा। अब ये 4 विषय याद कर लेना। शिक्षा काफी ज्यादा पूछा जाता है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है या नहीं, तो पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13 समझो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? ठीक है, जो मतलब भारत की विधायिकाएं हैं, भारत में विधायिकाओं में जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व का स्थिति क्या है, ये आप लोगों को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनुपात बहुत कम है। सबसे पहले मैंने आपको मेन ही चीज ही बता दिया कि अगर भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अनुपात बताया जाए तो बहुत कम है, ठीक है। देखो 2019 लोकसभा में महिलाओं के सांसदों की संख्या पहली बार 14.36% तक पहुंची है। ये हाईएस्ट है, इतना पहली बार पहुंचा है महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ठीक है। एंड प्रतिशत पहुंची है, राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम रहता है। देखो ये इतना पहुंच गया 14.36%, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5% से भी कम रहता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा समझो पहुंच गया, ठीक है। एंड इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। इस मामले में भारत जो है अन्य देशों की तुलना में बहुत नीचे है, ठीक है। एंड कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, कोई महिला मान लो मुख्यमंत्री बन गई या फिर प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो मंत्रिमंडल में भी पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। मतलब जो मंत्रिमंडल है उसमें पुरुषों का ही बताया गया चीजें मान्य होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारा है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अनुपात। सारा आप लोग कंप्लीट कर लेना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो 14 नंबर में पूछ रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ठीक है। जो हमारा लोकतंत्र है उसका अर्थ क्या होगा? तो एक ऐसी शासन व्यवस्था, मैं आपको पूरा डिफिनेशन ही बता देता हूं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं और ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। मतलब ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता के द्वारा इसमें जो सरकार चुनी जाती है ये सब, तो इनका मतलब चुनाव किया जाता है और ये मतलब जनता जैसे हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाता है तथा जनता की इच्छा तक ही पद पर रहते हैं। मतलब जनता जब तक चाहेगी तब तक वो पद पर रहेंगे, अगर जनता चाहे तो उन्हें हटा सकती है, ठीक है। लोकतंत्र का यही छोटा सा अर्थ है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं और ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक ही अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। समझ में आया?
चलो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सारा क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, चुनौतियों का क्या अर्थ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं चुनौतियां तो चुनौतियों का अर्थ क्या है। ठीक है, तो चुनौतियों का अर्थ है कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं। चुनौतियों का क्या अर्थ है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना लोकतंत्र का विकास संभव नहीं होता। मतलब जो लोकतंत्र में बाधाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें हमें दूर करना ही है, तभी लोकतंत्र में विकास होगा। ठीक है, तो उन्हें दूर करे बिना विकास नहीं हो सकता। तो उन चुनौतियों का, वो चुनौतियां जो होती हैं, वो बाधाएं जो होती हैं, वही हमारा चुनौतियां कहलाती हैं। ठीक है, काफी आसान समझो कि चुनौतियों का अर्थ है कि लोकतंत्र में आने वाली बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है। बस इतना सा समझना है, कुछ है नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। जो प्रति व्यक्ति आय होता है उनका आपको बताना है। तो किसी देश की कुल आय, जैसे कोई देश है, अब इसकी आय टोटल आय, ठीक है, आय कुल जनसंख्या से, मतलब इनकी जनसंख्या, जो आय मतलब होता है जितने लोग हैं उनकी कितना इनकम है, कितना अर्निंग है। ठीक है, और आप लोगों का जैसे भाई अगर मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, मतलब 100 रुपये हैं और 10 लोग हैं, तो 10 रुपया में एक व्यक्ति की अर्निंग हुई प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्तियों की 10 रुपया अर्निंग हुआ। तो जनसंख्या से भाग देने पर औसत आय कहते हैं, और इसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। औसत आय और प्रति व्यक्ति आय एक ही होता है, ये ध्यान रखना, कभी भूलना मत, क्योंकि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 समझो, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, या वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है अधिक विदेश व्यापार और अधिक निवेशों के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों का एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर के आगे आप थोड़ा सा और लिख लेना, जो कि मैं आप लोगों को लिख देता हूं। ठीक है, परस्पर के आगे आप लोग लिख लेना कि संबंध, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, संबंध और तीव्र मतलब होता है तेजी से। ठीक है, तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, अब यही तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। बस ठीक है, ये आप लोगों का मतलब जो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था लास्ट वाला चैप्टर है लगभग। तो ये हमारा है क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो यहाँ से जो 100% चांस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे बनेंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय सब बनेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको इसका पूरे जो आपका नोट्स है चाहिए तो आप लोग क्या करना, श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, श्रवण लेक्चरर ऐप को। और अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो 99 18 86 3196 पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप या फिर कॉल। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।